विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी हेल्दी एंड प्रॉस्परस दिवाली। दिवाली की आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं दोस्तों। हैप्पी दिवाली। प्रोमो कोड इज एक्टिव एंड यू कैन गेट हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% एंड प्लस फ्री लर्निंग कोर्सेज ऑन आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। तो investindia.in को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो आइए अब बात करते हैं पूनावाला फिनकॉर्प एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। भी बहुत जरूरी है इस पे बात करना बिकॉज बहुत सारे लेसन्स इवन आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी इयर्स इन द मार्केट और मतलब हमें भी मिलते हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम पूनावाला फिनकॉर्प। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे वी आर स्टिल वेरी मच पॉजिटिव, उसके बारे में मैं बात करूंगा। बट पूनावाला फिनकॉर्प की तरफ से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हमारे सामने आई है। एंड ये जो प्रॉब्लम हुआ है, आई थिंक कहीं ना कहीं ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हमें लगता है। क्या प्रॉब्लम हुआ है कि बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज ही नहीं की गई सामने, एंड दैट्स व्हाई इन दिस पर्टिकुलर रिजल्ट ये जो प्रोविजंस वगैरह किए हैं, जो लॉसेस दिखाए कंपनी ने, ये सडनली नहीं हो सकता। स्पेसिफिकली व्हेन इतना जबरदस्त तरीके से प्रोजेक्शंस एंड ट्रैक रिकॉर्ड बनाया गया था, तो कितना किस पे कैसे भरोसा करे यही समझ में नहीं आ रहा है। स्ट्रांग पैरेंटेज लग रहा था पूनावाला ग्रुप की तरफ से। सो ऐसा क्यों हुआ ये मतलब समझ में नहीं आ रहा। मैनेजमेंट चेंज होना और उस वक्त पे प्रमोटर ने सीधे सीधे क्लियर कम्युनिकेशन क्यों नहीं किया, ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा। बिकॉज अभी दे आर एक्सेप्टिंग कि नहीं नहीं, हम तो एचडीएफसी बैंक, नया जो मैनेजमेंट है अब वो एक्सेप्ट करे, हम एचडीएफसी बैंक से आए हैं, हम तो रिस्क पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ऑल दोज थिंग्स। एंड पुराना मैनेजमेंट कंप्लीटली चेंज हुआ। सो आई थिंक बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं ये इग्नोरेंस सब तरफ से ये भी हुआ है कि भाई इतना स्ट्रांग पेरेंटेज अगर है, प्रमोटर ग्रुप इतना स्ट्रांग है, तो ये डिस्क्लोज ना करना ये सोचा ही नहीं क्या कहीं किसी ने। बिकॉज ऐसा तो कुछ है नहीं, बट बिकॉज यहां पे जो क्रेडिबिलिटी लॉस हुआ है पूनावाला फिनकॉर्प की तरफ से स्पेसिफिकली, वो अगर मैनेजमेंट चेंज के टाइम ही बोल देते कि भाई प्रॉब्लम है इसलिए मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, अभी भी ऐसा कोई डिस्क्लोजर वहां से नहीं आया, बट दैट्स व्हाट द एनालिसिस इज कमिंग आउट टू बी। कि मैनेजमेंट के, अगर आपने कॉन कॉल सुना होगा, तो जिस तरीके से वो एक्सेप्ट कर रहे कि रिस्क बहुत ज्यादा थे एंड ऑल दोस थिंग्स, और इसलिए ये सारी चीजें करनी पड़ी। तो फिर जब मैनेजमेंट चेंज ही हुआ था उसी वक्त बोल देते भाई कि मतलब उसके लिए रिजल्ट वगैरह ये सारी चीजें, इसके लिए आपका रुकने का कोई लॉजिक समझ में नहीं आया अभी। सो और प्लस जो एक डिजिटल मॉडल के लिए एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिला था कंपनी को, वो डिजिटल मॉडल भी आप अब चेंज कर रहे हो, 400 ब्रांचेस खोलने वाले हो, गोल्ड लोन्स पे आप फोकस कर रहे हो। सो अब ये सारे फैक्टर्स जब आ जाते हैं तो मतलब इट इज टिपिकल अनदर एनबीएफसी की, जिसके लिए आई थिंक जिसका एक क्रेडिबिलिटी लॉस हुआ है यहाँ पे फ्रॉम द इन्वेस्टर शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं। एंड दैट्स व्हाई इवन आफ्टर एक्सेप्टिंग कि द मिस जजमेंट अबाउट द प्रमोटर ग्रुप, यही हम बोल सकते हैं, अभी और क्या बोलेंगे इसमें, कि अनविलिंगनेस था प्रमोटर्स का टू डिस्क्लोज दीज रिस्क एट द टाइम ऑफ मैनेजमेंट चेंज, ही उन्होंने बोल देना चाहिए था। दूसरा रीजन कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैनेजमेंट चेंज करने का, कि शायद प्रमोटर को पहले ही पता चल गया था कि ये बहुत सारी गलतियां हुई है एंड नाउ टाइम हैज कम। सो ये शेयर होल्डर्स को तो डिस्क्लोज करना ही चाहिए था, जो कस्टमर्स है उनको डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज वो तो मतलब लोन लेने वाले हैं, वो पैसा देने वाले नहीं थे। शेयर होल्डर्स ने तो इन्वेस्ट किया है पैसा। तो आई थिंक यहाँ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लेसन है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत बड़ा रेड मार्क यहाँ पे सामने आया है, ऐसा हमें लगता है। एंड दैट्स व्हाई वी विल नेवर टच दिस पर्टिकुलर कंपनी अगेन, दैट्स फॉर श्योर। सो इसमें ये एक बहुत बड़ा लेसन मतलब पूरे इन्वेस्टर या एनालिस्ट या फंड मैनेजर ग्रुप्स के लिए भी है। बिकॉज आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल दी बिग फंड हाउसेस वगैरह, उनके भी एलोकेशंस इस पर्टिकुलर कंपनी में थे। So that is a big setback, no doubt about that. Now regarding IDFC First Bank, so IDFC First Bank में भी increased provisions हुए, and that's why everybody started comparing, अरे बाप रे ये भी उसके में इसमें भी प्रॉब्लम है। I think market reacted immediately negatively, stock went down below 60 and now again पॉजिटिव टेरिटरी में ये कंपनी का स्टॉक वहां पे बंद हुआ। तो आई थिंक मैनेजमेंट के जब इंटरव्यूज भी आप लोगों ने भी सुने होंगे, तो वहां पे मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं, बिकॉज वो सारे नंबर्स अवेलेबल है आपके पास। बट जो मेन चीजें है कि क्या हुआ ऐसा, एक तो 315 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग
जो है वो माइक्रो फाइनेंस बुक में उन्होंने की है, 12,600 करोड़ की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द माइक्रो फाइनेंस बुक है। तो वहां ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.5% ऑफ द बुक के लिए प्रोविजन हो चुका है। SMA 1 SMA 2 लेवल के प्रोविजंस यानी कि 30 to 60 days एंड 60 to 90 days जो मैंडेटरी नहीं है, बट कंटिंजेंसी प्रोविजन बफर यहां पे कंपनी ने बना के रखा है। तो रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर भी उन्होंने दे दिया है। सो ये रिस्क मैनेजमेंट एंगल से मतलब जब आप एक डिपॉजिट एक्सेप्टिंग बिजनेस में हो और वो पैसा आप लेंड करते हो, तो डेफिनेटली आई थिंक यहाँ कुछ कुछ ये बफर प्रोविजनिंग करना जरूरी भी है। रिस्क मैनेजमेंट में ये इंपॉर्टेंट भी है। शेयर होल्डर्स के लिए शॉर्ट टर्म में नेगेटिव होता है, बट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, रिस्क मैनेजमेंट एंगल से आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग। बट स्टिल आई थिंक MFI बिजनेस में प्रॉब्लम है, नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज एवरीवेयर ऑल सेक्टर में पूरा NBFC देखो, बैंक्स देखो, जहां जहां ये लेंडिंग हुई है वहां पे प्रोविजंस बड़े हैं। सो ये भी चीज दर्शा रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है करंटली इन इंडियन इकोनॉमी, और जल्द ही शायद हम इंटरेस्ट रेट कट्स देख भी सकते हैं। रेपो रेट कट RBI की तरफ से यहाँ पे कट हो भी सकते हैं। बट यहाँ MFI बुक को, माइक्रो फाइनेंस बुक को इंश्योर भी किया जा रहा है। इंक्रीमेंटल बुक को तो 75% तक इंश्योर किया जा रहा है। FY 27 तक क्रेडिट कॉस्ट जो है वो अच्छा खासा उसकी वजह से लोअर डाउन भी करेंगे बिकॉज ऑफ द इंश्योर्ड माइक्रो फाइनेंस बुक। तो रिस्क मैनेजमेंट में ये भी एक अच्छी चीज है। आई अंडरस्टैंड इंश्योरेंस करने में कॉस्ट बढ़ सकती है, बट ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट मतलब वहां पे सेव हो सकती है फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। FY 27 तक ये नंबर है। What were the positive things in this particular quarter's results for IDFC First Bank? तो क्वार्टरली जो कासा की नंबर्स आए, कासा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर वाज 30% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट वाज एट 11%। तो लो कॉस्ट बुक यहाँ पे जिस तरीके से, जिस क्रेडिबिलिटी के साथ IDFC फर्स्ट बैंक रेज कर पा रही है, लेगेसी बोरोइंग्स हो, लेगेसी लेंडिंग हो, ये बुक्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, and that will also add around 10 to 20 basis points positive impact on the cost of funds also and net interest margins also. तो ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। शॉर्टर ड्यूरेशन में एक हाथ दूसरा क्वार्टर के लिए पूरी लेंडिंग इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। पेन इन द सेंस प्रोविजंस के नंबर्स पे ही स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो। अदरवाइज lot of people are comparing Poonawalla FinCorp with IDFC First Bank from the fall and all those things. So I strongly feel that कि यहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस है। स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस साइड से अगर हम बात करते हैं तो मुझे IDFC फर्स्ट बैंक के साथ अभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, a lot of time we make videos and people take this as a tip. That's a wrong thing to do. अगर आपको ओवरऑल पोर्टफोलियोज के एंगल से देखना है तो मेथोडोलॉजीज देख के पूरे पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट कीजिएगा। पोर्टफोलियो में से एक आध दूसरा स्टॉक सिलेक्ट करके उसमें कंसंट्रेशन वाली पोजीशंस लेना इज अ रिस्की बेट। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपने। ओवरऑल मेथोडोलॉजी को फॉलो करके एलोकेशन लीजिए। वहां पे जो मॉडल पोर्टफोलियोज बने हैं उनके बीटा लेस देन 1 है, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। वहां बैलेंस आउट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट स्टॉक्स ऐड किए जाते हैं। सो प्लीज व्हेन यू आर फॉलोइंग मॉडल पोर्टफोलियोज, फॉलो देम कंप्लीटली। पार्शियली फॉलोइंग में उसमें से 2 स्टॉक लेता हूं, 3 स्टॉक लेता हूं, 1 स्टॉक लेता हूं, आई थिंक दिस इज नॉट अ प्रूडेंट वे ऑफ मैनेजिंग योर हार्ड अर्न मनी। फिर से बार बार बोल रहा हूं, फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से जाइए, अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। फाइनेंशियल गोल्स को कंप्लीट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स का सहारा लीजिए। उसके बाद सरप्लस है वहां पे स्टॉक्स के मॉडल पोर्टफोलियोज बिल्ड कीजिए। इवन मॉडल पोर्टफोलियोज में भी म्यूचुअल फंड्स रखे हैं हमने। म्यूचुअल फंड ओनली मॉडल पोर्टफोलियोज आर आल्सो देयर। सो प्लीज take advantage of this happy Diwali offer. Please visit investornet.in and follow complete model portfolios. तो वहां आप उसका कंपैरिजन कीजिए। सो आई थिंक दैट इज राइट वे टू डू दैट। बट उसमें से इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्ट करके अगर टिप बेस्ड एलोकेशन किए जाएंगे तो देन इट इज रॉन्ग थिंग टू डू। स्पेसिफिकली व्हेन वी हैव रिसीव्ड, मतलब पीपल आर एक्सेप्टिंग दैट कि सर मेरी गलती हो गई, बट मैंने 30% 40% एक स्टॉक में एलोकेशन ले लिया, मुझे लगा ऐसा होगा, मुझे लगा वैसा होगा। सो नहीं, स्पेकुलेशन पे मत जाइए।
पूरा मॉडल पोर्टफोलियो फॉलो करना है तो ही वो सही रहेगा आपके लिए। पार्शियल फॉलोइंग, मुझे जो अच्छा लगता है बायस्ड वे में कॉल्स लेना, दैट इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। प्लीज प्लीज फॉलो इट इन अ कंप्लीट वे। आशा करता हूं कि आप जरूर उसी तरीके से अपने पोर्टफोलियोज को मैनेज करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।